हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बायोलॉजी बाय ओपी पर। आज हम 10th क्लास के साइंस का जो पेपर हुआ था 2023 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 10th क्लास का, उस पेपर के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे और उन क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन, वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। वृद्धि संदमक हार्मोन पूछा है या वृद्धि निरोधक हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो प्लांट में वृद्धि को रोकता है। तो दोस्तों जिब्रेलिन वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। साइटोकाइनिन, इंसुलिन तो खैर पेड़ में होता ही नहीं है। एब्सिसिक अम्ल एक ऐसा शॉर्ट में इसको ए भी कहते हैं। एब्सिसिक अम्ल है जो पादपों में वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है। तो फर्स्ट का सही आंसर है से। सेकंड क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है। शरीर की बॉडी बैलेंस के लिए कौन सा, जो हमारा ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट है वो ज़्यादा जरूरी है। तो इसका सही आंसर है अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम जो होता है वो हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। थर्ड पर्सन, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, आपको पता है कि यदि दोनों कैपिटल्स आर होते हैं तो फिर वो गोल होता है, लेकिन एक कैपिटल के साथ में एक स्मॉल है तब भी वो प्रभावी होगा, इसलिए गोल। तो देखो गोल किस में आ रहा है, पहला फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है। उसी प्रकार से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है वो भी किसके लिए है, वो पीले के लिए है। तो पीला इसमें किस में आ रहा है, ये गोल तो दो में आ रहे हैं तो पीला इसमें आ रहा है, तो एग्जैक्ट इसका आंसर होगा से। फोर्थ क्वेश्चन, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ऐसी ऊर्जा जिसको बार बार काम में ली जा सकती है। पेट्रोल, कोयला, लकड़ी तो बार बार काम में नहीं ली जा सकती, एक बार में खत्म हो जाती है। एग्जैक्ट आंसर इसका होगा पवन ऊर्जा। चौथे का सही आंसर है पवन ऊर्जा। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना कौन सी मेथड है राजस्थान में, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कह दो या वाटर कलेक्शन कैपेसिटी जो कह सकते हो, खादीन। राजस्थान में जल संग्रहण की जो विधि है वो खादीन। अगला क्वेश्चन जो छठा है, दिए गए चित्र में कोण x का मान क्या होगा। यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है और ये x का मान पूछा है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है यदि आपने पढ़ा है तो आपतन कोण यदि 30 डिग्री है तो ये भी x का मान भी 30 डिग्री होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। अगला ऑप्शन है, परितारिका की पेशियां नियंत्रित करती हैं। परितारिका जो आइरिस है वो किसको कंट्रोल करता है, वो पुतली के आकार को या पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर है से पुतली का आकार। अगला क्वेश्चन है, KWH किलोवाट प्रति घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। शक्ति का नहीं है, वो विद्युत शक्ति यदि होती तो बात अलग था, लेकिन यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक नाम है वो किलोवाट प्रति घंटा है, या इसको बोलचाल की भाषा में हम यूनिट भी कहते हैं। यूनिट या KWH विद्युत ऊर्जा के राशि का मात्रक है। 9वां सवाल देखिए, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति y को पहचानिए। y क्या हो सकता है, देखिए y क्या होगा इसमें। देखिए पहला ऑप्शन है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर नहीं हो सकता क्योंकि वोल्टमीटर तो समांतर क्रम में जुड़ा होता है। वोल्टमीटर तो ये है, ये वोल्टमीटर है। दूसरा ऑप्शन कुंजी, ये कुंजी भी नहीं है क्योंकि आपको पता है कुंजी ये होती है। विद्युत सेल नहीं हो, सेल तो वो ऊपर वाला है। और ये होगा अमीटर। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। अगला सवाल, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कौन सी प्रक्रिया है। संक्षारण, चांदी पर काली परत हो या फिर लोहे पर जंग लगना जो कि भूरे रंग की परत है, ये संक्षारण का एग्जाम्पल है, संक्षारण। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम लिखिए। आपको याद आ रहा होगा एक सक्रियता श्रेणी होता है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम या घटते क्रम में रखा जाता है। यदि उसके अकॉर्डिंग यदि सवाल पूछा गया है तो एग्जैक्टली आंसर इसका होगा ए। आयरन से ज़्यादा क्रियाशीलता जिंक की होती है, जिंक से ज़्यादा एल्यूमिनियम की होती है सक्रियता श्रेणी के आधार पर। तो 11वें ऑप्शन का आंसर है ए। 12वां जो सवाल है वो देखिए, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल और CH3CH2OH यानी एथेनॉल। एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की क्रिया में ए क्या है, ये जल बाहर निकल रहा है तो यहाँ से OH बाहर निकला है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। सो शेष क्या बचा, CH3COO। सो देखिए किस ऑप्शन में है, ये लास्ट वाला CH3COO और CH2CH3।
तो इसका 12वें एबेस अध्याय का एग्जैक्ट आंसर हो गया द। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स प्लेस। पहला खाली स्थान, लार में एक एंजाइम होता है जिसे लारिये एमाइलेज, तो बच्चों याद रखना लारिये एमाइलेज कह दो, या इसका एक फर्दर नाम भी है जिसको हम टाइलिन कह सकते हैं। जिसने एमाइलेज लिखा है, एमाइलेज लिखा है, टाइलिन लिखा है, उस सबका सही माना जाएगा। कायिक प्रवर्धन का यह लाभ है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान होते हैं, 100% सेम होते हैं जो पेड़ पौधे कायिक जनन से बनते हैं। तीसरा खाली स्थान, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण, आपको पता है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर सजातीय का मतलब एक समान ध्रुवों के बीच में, N और N के बीच में या S और S के बीच में प्रतिकर्षण होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम। सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH, या एथेनोइक अम्ल भी लिख दो, दोनों सही माने जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8। अगला सवाल, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है? पुनर्भरण। पुनर्भरण तंत्रिका तंत्र की जो क्रिया विधि होती है जिससे कंट्रोल किया जाता है, या हार्मोन कह सकते हैं। अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों मिलकर हमारे शरीर के बैलेंस को बनाए रखते हैं, लेकिन हार्मोन की जो क्रिया है वो पुनर्भरण द्वारा कंट्रोल होती है। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम बताइए जो बहुखंडन करता है, यानी जिसके टूटने से बहुत सारे जीव बन जाते हैं। प्लाज्मोडियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, प्लाज्मोडियम। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखनी है। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोल को कहते हैं, और कोयला और पेट्रोल को जलाने से या उसको उपयोग में लेने से जो हानि होती है वही प्रदूषण सबसे बढ़िया, या फिर पर्यावरण प्रदूषण कह सकते हैं। बहुत सारे प्रकार की हानि, एक हानि लिखनी है। पारितंत्र के अजैविक घटक का एक उदाहरण देना है। पारितंत्र में 2 ही घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में तो जितने सारे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर सब आते हैं। अजैविक घटक में जल है, या वायु कह सकते हो, मिट्टी कह सकते हो, सूर्य का प्रकाश है, ये सारे के सारे अजैविक घटक में आते हैं। अगला सवाल है, छठा जो सवाल है वो थोड़ा सा उस सवाल को थोड़ा घुमाया गया, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं घुमाया गया, 10th के लेवल के हिसाब से थोड़ा हाइपर लग रहा है, लेकिन उतना भी हाइपर नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। सवाल को देखिए, 2 भौतिक राशि P जिसके प्रतिरोध का मान 5 ओम, दूसरी Q जिसके प्रतिरोधकता का मान 8 × 10⁻⁴ ओम मीटर है। याद रखना फ्रेंड्स, ये ओम यहाँ पर प्रतिरोध नहीं है, ये प्रतिरोधकता है। ओम मीटर दिया है ना, तो ये क्या हो गया? प्रतिरोधकता। और यहाँ पर ये क्या है? प्रतिरोध है। आगे सवाल देखिए कि चालकों की लंबाई आधी करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। एक P है, दूसरा Q है, एक में प्रतिरोध दिया गया, दूसरे में प्रतिरोधकता। दोनों की लंबाई यदि आधी कर दोगे तो फिर मान P और Q का क्या आएगा? फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई कम करेंगे प्रतिरोध का मान कम होगा। बट प्रतिरोधकता के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रतिरोध आधा हो जाएगा लंबाई आधी करने पर। तो फिर P का प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? आधा करेंगे तो 2.5 ओम, सेम का सेम। और प्रतिरोधकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये सेम की सेम रह जाएगी। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 2.5 अनुपात 8 × 10⁻⁴ अनुपात। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? किसी भी मैग्नेट से जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय बलरेखाएं निकलती हैं, और 2 चुंबकीय बलरेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि काटने वाले स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं बन जाती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं कभी भी संभव नहीं होती। तो 2 चुंबकीय बलरेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटने वाले स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा बन जाती हैं, जो कि कभी संभव नहीं, इसलिए नहीं काटती। अगला सवाल है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक चित्र बनाइए। परिनालिका का डायग्राम बनाना। परिनालिका का डायग्राम यदि आपको कुछ याद आ रहा है, पहले यदि बनाया है तो वो इस प्रकार से था। इस प्रकार से उसमें बैटरी
और कुंजी को जोड़ के, और फिर इसमें चुंबकीय बलरेखाएं निकालनी। यदि आप इसको n मानते हैं, इसको s मानते हैं, तो इस प्रकार से इसमें चुंबकीय बलरेखाओं को निकालना है, और किसी भी दो बलरेखाओं को एक दूसरे से टच नहीं करना है, काटना नहीं है। तो ये वाला आपको डायग्राम बनाना था, केवल डायग्राम बनाना था 1 नंबर का क्वेश्चन। अगला 8वां सवाल है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको पता है, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2, ये लिखना था। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम हेनरी मोजले ने और जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बाद में दिया गया था वो है कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक पर रखने पर उनके जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यदि आप तत्वों को रख देते हैं तो उनके गुण है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यही एक लाइन का था। 10वां सवाल, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल, उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम। कौन सा अभिकारक है जिसका अपचयन हो रहा है? वो है कॉपर। कॉपर का अपचयन हो रहा है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना ही अपचयन है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन थी, लेकिन बाद में ऑक्सीजन इसकी बाहर चली गई, ऑक्सीजन में कमी आ गई, इसका मतलब कॉपर का अपचयन हो रहा है। अगला सवाल, आयोडीन, हीरा और सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ डायमंड होता है, चूंकि हीरा। बिल्कुल सीधा सा सवाल है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के बीच मीथेन में, और इस प्रकार से इसके 4 कार्बन शो कर देने हैं, इसका 1-1 इस प्रकार से, और इसके 8 इस प्रकार से। आपको एक मीथेन की संरचना बनानी है, इजी। अगला सवाल, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। सजीवों में जितने प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, हृदय की धड़कन, जितने भी प्रकार की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उन सबको सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीवों में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। अगला सवाल है, एकलिंगी पुष्प की परिभाषा और इसके 2 उदाहरण। एकलिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों में से कोई एक ही चीज होती है उपस्थित, उनको एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि पपीता, जैसे कि तरबूज। 2 एग्जाम्पल पूछे, पपीता और तरबूज। अगला सवाल है, वृत्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाना है। वृत्तिकाग्र पर, वृत्तिकाग्र स्त्रीकेसर का एक पार्ट होता है, ये इसका अंडाशय वाला पोर्शन है, ये वृत्तिकाग्र है इसका। इसके ऊपर आपको पराग कणों का अंकुरण, तो बहुत सारे पराग कण आपको इस प्रकार से दिखेंगे जो इस पर अटैक करते हुए इस प्रकार से अंदर जाते हुए। ऐसा आपको एक डायग्राम बनाना है, बुक में अच्छे से बना होगा, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ। अगला सवाल है, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। वातावरण में जितने भी घटक है उसमें ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझाना था। तो सिंपल सा यदि आपको पता है तो जैसे कि प्लांट से एनिमल, सपोज करो इसको कोई एक बकरी खा रही है और बकरी को फिर कुत्ता खा रहा है और कुत्ते को शेर खा रहा है, तो यही ऊर्जा का क्या इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यदि इसके पास में 100 कैलोरी ऊर्जा है तो बकरी को केवल 10 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, इस कुत्ते को केवल 1 कैलोरी और इसको 0.1 कैलोरी। तो ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा की कमी होती है, और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय, हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है। यही आपको समझाना था कि पारितंत्र में ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कैसे ट्रांसफर होती है, केवल आपको ऐसा एक बनाना था। 8वां सवाल, लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। आवर्धनता के बारे में पूछा है, एम के बारे में। एम बराबर h/m एक फॉर्मूला है, यही आपको समझाना था। बिंब और प्रतिबिंब के बीच में जो तालमेल है, जो रिलेशन है, उसी को लेंस की आवर्धनता कहते हैं। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोली दर्पण का नाम। गाड़ियों में जो पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए ड्राइवर के पास में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। केवल एक नाम में इसका उत्तर देना था, उत्तल दर्पण। अगला सवाल 9वां है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा। वी की आपको परिभाषा देखनी थी। पता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर 2 बिंदुओं के बीच में किसी आवेश को कार्य करने में जो ऊर्जा व्यक्त होती है उसी को विभवांतर कहते हैं। जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम, जैसे कि टोस्टर है, विद्युत इस्त्री है,
विद्युत केतली है, प्रेस वगैरह, यही सारे के सारे केवल 2 युक्तियों के नाम पूछे हैं। अगला सवाल, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र श्रेणी क्रम में, और 3 प्रतिरोधक हैं तो श्रेणी क्रम में तो आपको पता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी को व्युत्पन्न करना था। इसी में यदि हम R1 बराबर क्या होगा, जैसे कि V बराबर क्या होता है IR होता है, उस प्रकार से आपको V बराबर IR1 इस प्रकार से सूत्र को स्थापित करना था पूरा। अगला सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत साधित्रों या उपकरणों को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ते हैं? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, एक तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, दूसरी चीज़ समांतर क्रम में कैसा होता है, एक लाइट इस कमरे में जा रही है, दूसरी इस कमरे में जा रही है, तीसरी यहाँ से, तीनों एक ही जगह से निकलती हैं। तो यदि यहाँ पर किसी प्रकार का फॉल्ट हो गया तो बाकी के कमरों के अंदर तो लाइट आसानी से जा पाएगी। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं कि जब भी किसी प्रकार का हाई वोल्टेज के कारण नुकसान हो तो केवल एक कमरे का नुकसान हो, बाकी कमरों का नुकसान ना हो। अगला सवाल, फ्लेमिंग का वामस्त नियम। फ्लेमिंग का वामस्त नियम आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जब कोई चालक तार है, जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चालक की दिशा यानी धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। यदि आप किसी पेन को इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करें, इसके चारों ओर इसको अंगुलियों से ऐसे पकड़ लेंगे तो अंगुलियों की जो दिशा होगी वो क्या होगी, अंगुलियों की जो दिशा इसके चारों ओर होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और ये दिशा किसकी हो जाएगी, विद्युत की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। तो फ्लेमिंग का नियम धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बताता है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। प्रेरण आपको पता है कि जब किसी धारावाहिक कुंडली के पास में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पास में रखी कुंडली में जो धारा बहने लगती है उसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसी आधार पर विद्युत जनित्र काम करता है। भर्जन और निस्तापन को परिभाषित कीजिए। सल्फाइड एसिड को शुद्ध करने की जो विधियां हैं वो भर्जन है, और कार्बोनेट एसिड को शुद्ध करने की जो विधि है वो निस्तापन है। अगला सवाल, निम्नलिखित अभिकर्मक के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। पहली है सोडियम के साथ, तो Na+ एथेनॉल यानी C2H5OH, रिजल्टेड जो कंपाउंड बनेगा उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो क्या बनेगा, C2H5ONA ये बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। रिएक्शन को आप बैलेंस कर दीजिए। उसके पश्चात इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे और सोडियम को भी डबल कर देंगे। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगली है H2SO4 की इसके साथ में, एथेनॉल के साथ में H2SO4 प्लस C2H5OH की रिएक्शन आप करवाएंगे। एक सिंपल सी रिएक्शन होगी, इसमें एथीन बनेगा CH2 और आगे देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न, साबुन की मिसेल संरचना को चित्रित कीजिए। मिसेल वाला डायग्राम बिल्कुल इजी डायग्राम है, इस प्रकार से आपने बुक से देखा होगा। इसके बाहरी छोर पर सोडियम, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये बनानी थी आपको। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, आधुनिक आवर्त सारणी के बाद पहले न्यूलैंड ने एक अष्टक सिद्धांत दिया था। उसके अनुसार पहले तत्व के जो गुण हैं उसके बाद आने वाले 8 तत्व के गुण बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब रखते हैं तो पहले तत्व के गुण और उसके बाद आने वाले 8 तत्व के गुण एक समान होते हैं। इसी को न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। अगला सवाल, अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और 2 कार्य। अंडाशय से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। फर्स्ट होगा एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोन के 2 कार्य। पहला तो लैंगिक अंग है उनकी परिपक्वता, और महिलाओं में होता है इसलिए आवाज़ का पतला होना, स्तनों की वृद्धि होना, जननांगों का विकसित होना। ये अगला सवाल है, समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना और आकृति तो समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं वे समजात, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे वो समरूप। समजात और समवर्ती अंग। अगला सवाल है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि तारे हमसे बहुत दूरी पर हैं। तारों का प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अपवर्तन के कारण हम तक पहुंचता है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। खतरे के संकेत सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं? ब्रेक लाइट लाल रंग की होती है। रेलगाड़ी में जो खतरे के संकेत होते हैं वो भी लाल रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है
उसका मान कम होता है, वो फैलता कम है। कम फैलेगा तो हर कंडीशन में आपको दिखाई देगा, चाहे धुंध हो चाहे अंधेरा हो, अच्छे से दिखाई देगा। इसलिए खतरे के संकेत हमेशा लाल रंग के होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को एक एक उदाहरण देकर समझाना है। संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जैसे C+O2 CO2, ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन सल्फेट टूटेगा किस में, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसको बैलेंस करना है, बाद में किया जा सकता है यहाँ पर 2 लगाकर। तो ये था अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो 4 नंबर वाले हैं, वायु शोषण को परिभाषित कीजिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि ग्लूकोज का अपघटन होता है तो इसे वायु शोषण कहते हैं, ऑक्सीशोषण कहते हैं। या मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाना है। वायु से ऑक्सीजन सबसे पहले नाक, नासा छिद्र, उसके पश्चात हमारी श्वास नली, उसके पश्चात में श्वसनिकाएँ, फेफड़े, उसके पश्चात लास्ट में कूपिका से होते हमारे ब्लड में पहुँचती है। तो इसके मार्ग को समझाना और मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। तो ये 4 नंबर का है डिवाइडेशन। अथवा वाले की यदि बात करें तो पाचन की परिभाषा करनी है। भोजन के बड़े और जटिल अणुओं का सरल और छोटे अणुओं में टूटना पाचन है। अग्नाशय रस की क्या भूमिका होती है, अग्नाशय से जो रस निकलते हैं वो किस प्रकार से डाइजेशन करते हैं, वो पूरा समझाना है। और आहार नाल या पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना है। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाना है, जबकि एक बिंब उसके फोकस ऐप पर रखा हो। यदि अवतल दर्पण है, चलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ हल्का सा, ये अवतल दर्पण है, इसके पीछे इस प्रकार से पॉलिश की हुई है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु ऐप पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब बनाना है, अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा तो छोटा बनेगा। फोकस दूरी पर जब ऐप पर वस्तु रखी है तो अनंत पर बनेगा और छोटा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा। इसी का दूसरा पार्ट, यदि ये गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी तो वक्रता की आधी होती है, तो 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके अथवा वाले की बात करें, एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, जब किरण चित्र बनाइए जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखी हो। F1 और 2F1 के यदि बीच रखी हुई वस्तु है तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 से परे, 2F2 से परे बनेगा। सिंपल सा फंडा है, F1 पर और 2F1 के बीच में रखोगे तो 2F2 से परे बनेगा, बड़ा बनेगा। दूसरा इसका देखिए, यदि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी, इसको इस सवाल से ये फॉर्मूला P बराबर 1/f, यहाँ पर P का मान दिया गया है 2.5 बराबर 1/f, यहाँ पर बट्टा 1 लगा कर इसको वज्र गुणा करके हम इसका निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से 1/2.5 आएगा। और आगे यदि हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 10/25 इस प्रकार से इसकी क्षमता निकल आएगी। अगला क्वेश्चन, गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण बताइए। मेथिल ऑरेंज है, चूने के पानी। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, चूने का पानी इट मीन्स CaOH2, ये चूने का पानी हो गया, प्लस CO2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, यही इसका A हो गया। श्वेत अक्षय बनता है प्रवाहित करने पर इस प्रकार से, बिल्कुल इस वे में आपको करना है। और उसके बाद में आगे इसकी है ना, जो CaCO3 की वाटर के साथ में रिएक्शन करवानी है और ज़्यादातर CO2 गैस निकालनी है। बस ये 2 रिएक्शन हमको इसमें लिखनी है। अगला सवाल, शुद्ध जल का pH का मान 7 होता है, वो उदासीन है। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से यौगिक A बनता है, A को NaCl कहते हैं। बिल्कुल इजी वे में करवाइए। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, इट विल गिव यू NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्शन हो गई। अब A के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, A के जलीय विलयन A तो ये है, तो NaCl के जलीय विलयन प्लस H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH बनता है। और ये समीकरण आपको लिखनी है, ये लीजिए। HCl बनेगा, इसमें बाहर निकलेगा NaCl प्लस H2O और ये NaOH बनेगा। ये दोनों रिएक्शन लिखनी है इसके अंदर, बस यही 3 नंबर का है दोनों रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका ये पेपर था। आप मिलान कीजिए और तय कीजिए कि आपके कितने